हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोटीन की आकृति एवं संरचना का अध्ययन करेंगे। अपने लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोटीन के विभिन्न प्रकारों के बारे में चर्चा की थी। रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। लेकिन आज हम लोग उसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि यदि प्रोटीन को अगर हम उसकी संरचना और आकृति के आधार में हम लोग का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसे 4 स्तरों में हमें बांटना होगा। 4 स्तरों में 4 अलग अलग तरह का संरचना प्रोटीन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। ये 4 संरचनाएं होती हैं। तो हम लोग इसी चारों संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रोटीन का लास्ट सेगमेंट भी है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रोटीन की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। प्रोटीन एक जैव बहुलक है। क्या है? प्रोटीन एक बायोपॉलीमर कह सकते हैं। प्रोटीन एक जैव बहुलक है। प्रोटीन एक जैव बहुलक है। इसकी संरचना का अध्ययन यह संरचना के आधार पर 4 वर्गों में बांटा जाता है। संरचना के आधार पर देखें तो 4 वर्ग इसको मिलेंगे। पहला है प्राथमिक संरचना। अब देखिए बेटा, प्राथमिक संरचना को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले हम सिग्निफिकेंस इसका देखते हैं। इसी प्रकार पहले तो चारों का नाम लिख लेते हैं। द्वितीयक संरचना सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। फिर आपका होता है तृतीयक, टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, और लास्ट जो होता है इसे चतुर्थक या चतुष्क संरचना बोलते हैं। यानी 4 डिग्री ये स्थिति बनती है। यानी प्रोटीन की संरचनाओं को अगर हम देखें तो 4 अलग अलग स्तर पे हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राथमिक संरचना की। अब देखो बाबू कि प्राथमिक संरचना क्या होती है। प्राथमिक संरचना देखने की बात यह है बेटा कि सभी बच्चे जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है अल्फा एमिनो अम्ल का संघनन बहुलक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस संरचना में एमिनो अम्ल की लंबी श्रृंखलाएं या एमिनो अम्ल श्रृंखलाएं एक निश्चित क्रम में, हम कहेंगे किस क्रम में? निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित
होती हैं। जो एमिनो अम्ल की जो एमिनो अम्ल होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और व्यवस्थित होकर इनका जो व्यवस्था क्रम होता है वो एकदम निश्चित होता है। मान लीजिए कि कोई भी प्रोटीन है, जैसे एल्बुमिन है या केराटिन है या हीमोग्लोबिन है, ग्लोबुलिन है, तो हर एक के लिए एमिनो अम्ल तो 20 ही है ना। तो ये 20 एमिनो अम्ल आपस में एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और ये हर एक का अपना एक खास होता है। जैसे इंसुलिन का अगर 51 है तो 51 संख्या हो गया, और वो 51 का सीक्वेंस क्या होगा ये देखने वाली बात है, माना उसका क्रम क्या होगा। जैसे हीमोग्लोबिन के लिए होता है वैलिन, हिस्टाडिन, ल्यूसीन, प्रोलिन, है ना। तो इस तरह से अगर मैं उसको देखूं कि वो किस तरह से एक दूसरे को अरेंज किए हुए, अगर वो क्रम फिक्स है, वो क्रम और उसकी संख्या, ये दोनों को संयुक्त रूप से अगर प्रदर्शित करते हैं तो हम उसे प्रोटीन की प्राइमरी यानी प्राथमिक प्रोटीन संरचना कहते हैं, किसी भी प्रोटीन की। यानी कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोटीन के लिए उपस्थित एमिनो अम्ल की संख्या एवं उसका विशेष अनुक्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रदर्शित करता है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लिया जाए, और जैसे मान लीजिए कि एक हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए उदाहरण लेते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि इसका एक अपना वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, इसके बाद आपका हो गया थियोरिन, फिर प्रोलिन, फिर GLU, तो से इसको लंबा लिखें, वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसीन, थ्रोलिन, थियोरिन, उसके बाद आपका हो गया प्रोलिन, ग्लूटामाइन और लास्ट में लाइसिन। अब देखिए, अब ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में प्रोटीन बढ़ेगा। हीमोग्लोबिन के अंदर ये इसकी प्राथमिक संरचना है। अब अगर मान लिया जाए कि इस प्राथमिक सब के सब अल्फा एमिनो अम्ल है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बेटा, यहां एक स्टार पॉइंट समझ लीजिए कि जितने भी प्रोटीन होते हैं वो अल्फा एमिनो अम्ल से तो बने होते हैं, लेकिन वो अल्फा एमिनो अम्ल भी एल अल्फा एमिनो अम्ल होता है, डी नहीं। कौन सा? एल अल्फा एमिनो। यानी ये सभी प्रोटीन एल अल्फा एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं। अब आप सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, माने रुधिर में।
माने खून में ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस ग्लूटामाइन की जगह पे अगर एक भी परिवर्तन कर दिया आपने ना इसके सीक्वेंस में, इसको आगे पीछे भी कर दिया या इसका एमिनो अम्ल बदल दिया, जैसे मान लीजिए कि यही चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, वैलिन, हिस्टडीन, ल्यूसिन, थ्योरेनिन, प्रोलिन, और ये देखिए मैंने इसको चेंज किया, वैलिन, ग्लूटामाइन और लाइसिन। अब ये जो चेंज किया गया ना, ये अब ये दोषयुक्त हीमोग्लोबिन हो गया। ये क्या हो गया? दोषयुक्त हीमोग्लोबिन। अब देखिए दोषयुक्त हीमोग्लोबिन ये हो गया सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल मतलब एनीमिया। अब ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, अब आपके यहां बीमारी होगी। ये एक एमिनो अम्ल के प्राथमिक संरचना का ये रूप है कि इसमें किसी भी मतलब कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण में बहुत अधिक परिवर्तन आता है, बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। एक और बात जानिएगा कि प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल जो है वो रिपीटेड नहीं होता कि ये जैसे ABC फिर C, ABC ABC ABC, ये नहीं है। ये पुनरावृत्त संरचना नहीं प्रदर्शित करता। प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल के क्रम में पुनरावृत्ति नहीं होती है। नहीं होती। ये बात ध्यान देने वाली है कि इसके क्रम में कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये आपको ध्यान देना है। ये जो एमिनो अम्ल जो होंगे चेन, ये एक दूसरे से प्राथमिक संरचना में जो बंधेंगे वो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा बने थे। ये एमिनो अम्ल श्रृंखलाएं परस्पर डाइसल्फाइड आबंध द्वारा जुड़ी होती है। ये प्राथमिक संरचना है। इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो प्राथमिक संरचना में मैंने हीमोग्लोबिन का जो उदाहरण दिया, ये भी बात जानिएगा कि हीमोग्लोबिन में 4 इकाइयां होती हैं। हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि 141 की 2 और 146 की 2 ए और बी ट्रेंड होते हैं।
खैर, अब हम इसके द्वितीयक संरचना की बात करें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना। देखिए इसमें क्या होता है कि लंबी लचीली, मतलब जो लंबी लचीली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होंगी वो कुंडली होकर, वलयकृत होकर एक रिजिड यानी दृढ़ कॉन्फॉर्मेशन या दृढ़ संरूप या रूप प्राप्त कर लेती हैं, दृढ़ संरचना प्राप्त कर लेती हैं। इसी को हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जैसे पहले वाला क्या था कि उसमें एक प्रोटीन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आपका ये होता गया। अब ये इसमें अलग अलग हो सकता था कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, फिर दो को छोड़ के फिर से हो गया, फिर बीच बीच में यहाँ पे आपका ये हो गया, ये हो गया, फिर से आपके पास फिर आपके पास ये हो गया। तो ये एक सीक्वेंस है, ये प्राथमिक संरचना है। कैसी है? प्राथमिक संरचना। अगर मान लीजिए कि दूसरी वाली है तो इसके बीच में एसेस डाइसल्फाइड बंद रहेगा। मान लीजिए कि दूसरी संरचना, मान लीजिए कि यहाँ पे बगल में एक और है, मान लीजिए कि ये आपका जो दूसरी संरचना है, तो इसके बीच में एसेस डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा जगह जगह पर, एसेस डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आपका प्राथमिक संरचना है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा कि ये जो लंबी श्रृंखलाएं हैं ये आपस में वलयकृत करके ये क्या बना दिए, ऐसे नहीं, पूरा कुंडलित करके, ये तो टर्सरी में चला जाएगा, केवल ये वलयकृत करना है। ये आपका ऐसा फ्लैक्सिबल पर ये फोल्ड कर जाएगा, और फोल्ड करके कोई जरूरी नहीं है ये ऐसे ऐसे भी फोल्ड कर सकता है। इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में ये भी अब अलग से बॉन्ड बनते चले जाएंगे। ये तो ये आपका सेकेंडरी संरचना है, दो प्रकार की। तो ये यही चीज ऐसे हो गया, इसमें जगह जगह ये अपना बनेगा, ऐसे ही ये बनता चला जाएगा। ये अपना मान लीजिए यहां पे है, ये यहां पे है, ये आपका यहां ऐसे ऐसे जुड़ता चला जाएगा इस प्रकार से। तो यहां जो ये जो यहां पे सिर्फ एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड था, लेकिन इस केस में यहां पे ये एचा बंद हो जाएगा, एचा बंद। यानी अब मैं देखें इसके बारे में समझाता हूं कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इसकी लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के वलयकृत होकर दृढ़ आकार प्राप्त करने से निर्मित होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार के आबंध, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं परस्पर, यानी
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर एचावंत एवं डाइसल्फाइडावन से जुड़ी होती हैं। ये एचावन या डाइसल्फाइडावन से परस्पर ये जुड़ी होती है। तीसरी बात, द्वितीय संरचना जो है एचावन या डाइसल्फाइड से जुड़ी होती है कि इनमें जो एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह एमिनो आम्ल में उपस्थित एल्किल समूह, एमिनो अम्ल में उपस्थित एल्किल समूह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को निर्धारित करता है, मतलब निर्धारित करने का मतलब यह है कि अगर ये एल्किल ग्रुप बड़ा हुआ, यानी बड़ा एल्किल समूह अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स, और जो छोटा होगा, अगर ये छोटा एल्किल समूह होगा तो बीटा फ्लैट सीट संरचना बनाएगा, सीट संरचना इस प्रकार से ये बनाएगा। अब आप ये देखिए थोड़ा सा कि ये संरचनाएं बनेंगी कैसे। अब ये देखिए, अगर मैं अल्फा हेलिक्स की बात करूं तो ये ऐसी संरचना होगी, इसमें आपका ये अब जैसे मान लिया जाए ये आपका देखिए सी जो है, अब यहां सी है तो ये डबल बॉन्ड हो है, तो ये जो होगा यहां पे एन और ये एच से जुड़ा होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहां एन है, ये एच है, तो यहां सी डबल बॉन्ड ओ से जुड़ा होगा। इसी प्रकार मान लीजिए कि यहां पे सी है, डबल बॉन्ड ओ है, तो ये आपका एन और ये एच से जुड़ा होगा। फिर यहां पे मान लीजिए कि सी होता, डबल बॉन्ड ओ होता, तो ये आगे जुड़ा होता, यहां एन होता, ये एच होता, ये आगे जुड़ा होता। इस प्रकार ये देख रहे हैं कि ये राइट रोटेशन यानी दक्षिणावर्त घूर्णन उत्पन्न करेगा। मतलब जैसे स्क्रू होता है दाहिनी साइड में जैसे घूमता है, दक्षिण घूर्णन प्रदर्शित करता है, उस प्रकार से ये अल्फा हेलिक्स संरचना है। अब इसमें देखिए, इसमें अधिकतम जितना अधिकतम अंतराणुक, एक ऐसा है अंतराणुक एचावन अधिकतम मात्रा में बनेगा, अधिकतम एचावन निर्मित होता है। यानी यह संरचना पेप्टाइड या
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अधिकतम ए चाबंद बनने से निर्मित होता है। इसमें दक्षिण या राइट घूर्णन संरचना होती है, यानी राइट रोटेशन ये प्रदर्शित करता है। दूसरा हो गया, इसमें क्या होगा कि आपका जैसे एन है, ये एच है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, फिर ये एन है, ये एच है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, एन है, एच है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है। ऐसे ही ये, अब देखिए बगल वाला का देखिए, यहां पे सी है, डबल बॉन्ड ओ है, ये देखिए, फिर एन है, ये बाहर अब अपना एच बनाएगा, फिर ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है, फिर ये एन है, ये एच है, फिर ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है, तो ये एन है, ये एच है, फिर ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है। तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम खिंचाव, अधिकतम खिंचाव के साथ ये देखिए यहां जो आबंध बन रहा है वो, और ये अंतर अणुक ए चाबंध बनता है, और इससे हमें बीटा फ्लैट शीट का निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कीरेटिन, जो किसमें पाया जाता है, बाल में हो गया कीरेटिन प्रोटीन, बाल हो गया, नाखून हो गया, आपका बाल है, नाखून है, ऊन है, और ये जो है, जो आपका फाइब्रोइन क्या है कि ये फाइब्रोइन ये रेशम में पाया जाता है, तो वहां पे ये बीटा स्ट्रक्चर मिलता है, और ये आपका अल्फा स्ट्रक्चर, ये इसका द्वितीयक संरचना प्राप्त हो गई। अब अगर मैं तृतीयक संरचना की बात करूं, तो तृतीयक संरचना जो होती है वो एक पूर्ण त्रिविमीय संरचना होती है। तृतीयक संरचना में क्या होती है कि पूर्ण त्रिविमीय संरचना होती है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की, ये देखिए इस तृतीयक का अगर देखते हैं, तृतीयक टर्सरी स्ट्रक्चर, अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि ये कंप्लीट आपका ऐसा एकदम ऐसे एकदम ये कुंडली नुमा संरचना बन जाएगा, यानी ये पूर्ण त्रिविमीय संरचना होगी, पूर्ण त्रिविमीय संरचना। इसमें आपका जो है एंटायर माना पूरा माना प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन अणु वलयकृत होकर थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय संरचना प्रदान करते हैं, यानी टर्सरी संरचना देता है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका मान लीजिए कि फाइब्रस है, रेशम है,
जो रेशादार प्रोटीन होता है, रेशादार प्रोटीन, इसमें देखिए वही एच आ बंद और आपका डाइसल्फाइड, ये दोनों मिलकर रस्सी नुमा या रोप रॉड स्ट्रक्चर बोलते हैं। रस्सी या रॉड बेलनाकार संरचना प्रदान करते हैं, या रॉड बेलन आकार संरचना देते हैं। और जबकि अगर मान लीजिए कि ग्लोबुलर अगर होता तो, यानी गोलिकाकार होता तो, गोलिकाकार जो प्रोटीन होगा ये आपका गोलाकार संरचना देता है। ये मुख्य संरचना जो हमको प्रोवाइड करता है, तो ये स्थिति बनती है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर एकदम ऐसे क्वाइल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर यही क्वाइल स्ट्रक्चर अगर एक से अधिक जुड़ जाए, मान लीजिए कि कोई ऐसी संरचना है जिसमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए कि एक ये है, अब इसमें मान लीजिए कि जगह जगह आपका है, और इसमें कोई और संरचना आ जाए, ये अब ये अलग ही हो गई। अब कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकता है ये। अब ये देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड, ये हो गया आपका क्वाटरनरी यानी चतुर्थक संरचना। इसमें 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में इंटेग्नल्ड होकर, उलझकर, आपस में